नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कल शपथ ग्रहण करेंगे और कल से कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में आधिकारिक तौर पर आ जाएगी। सीएम अशोक गहलोत पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की, राहुल गांधी भी पदभार ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। कल सुबह 7:30 बजे सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ होंगे। स्पेशल प्लेन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सुबह 7:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सांगानेर एयरपोर्ट से। और यहां पर दिल्ली पहुंचकर सीएम अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और इसी दौरान समारोह में राहुल गांधी की मौजूदगी भी होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को नया अध्यक्ष चुनने के बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह विधिवत तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उनकी ताजपोशी एआईसीसी में होगी और इसके लिए खास तैयारी की गई है। बड़ी खबर यह कि सीएम अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। खड़गे के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। कल सुबह सीएम अशोक गहलोत 7:30 बजे विशेष विमान से एयरपोर्ट से रवाना होंगे। जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। राहुल गांधी और अन्य नेताओं की मौजूदगी भी यहां पर होगी। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। राजसमंद के भीम उपखंड के पाटियों का चौड़ा गांव में भीषण आग लगने की जानकारी है। आग लगने से लगभग 1 ट्रॉली मक्का की फसल खाक हो गई। आग से 1 ट्रॉली लकड़ी, 2 ट्रॉली चारा भी जला है। ग्रामीणों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें कि ये तस्वीरें, हालांकि पीड़ित गरीब परिवार ने प्रशासन से अब मदद की गुहार लगाई है। भीषण आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है, लेकिन गरीब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया और इसमें काफी सामान जलकर खाक हो गया। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले इस आग की तस्वीरें। पाटियों का चौड़ा गांव में यह भीषण आग, जिसमें मक्के की फसल के साथ साथ चारा भी जलकर खाक हो गया है। और इसी बीच चूरू से बड़ी खबर है, जहां पर एसपी ऑफिस में तैनात एक महिला कांस्टेबल से मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी ने महिला कांस्टेबल को पीटा है। पहले छेड़छाड़ की, जब कांस्टेबल ने विरोध किया तो महिला कांस्टेबल की पिटाई की। चलती बस में आरोपी सुरेश नाम के एक शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शराब के नशे में था। कांस्टेबल से छेड़छाड़ की। जब महिला कांस्टेबल ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट की। जिला अस्पताल में ये आरोपी वार्ड बॉय बताया जा रहा है, जिसका नाम सुरेश है। कोतवाली थाने में इसे लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। चूरू से हमारे संवाददाता मनोज कुमार ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर। मनोज, क्या है आखिरकार ये पूरा वाकया, अभी क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जो है वो छेड़छाड़ और मारपीट का है, जहां एसपी दफ्तर में कार्यरत जो महिला कांस्टेबल है उसके साथ चलती बस के अंदर आरोपी के द्वारा छेड़छाड़ की गई और जब उसके द्वारा विरोध किया गया तो आरोपी के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। कोतवाली थाने में मुकदमा है वो आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस के द्वारा आरोपी को राउंड अप भी किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी युवक है वो गांव खासोली का है, जो कि जिला अस्पताल में संविदा के ऊपर और वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत है, जिसके द्वारा महिला जब धर्मस्तूप के पास से बस में बैठी थी महिला कांस्टेबल, उसके तुरंत बाद ही उसने उससे बदतमीजी करते हुए छेड़छाड़ की और बाद में जब बस रवाना हुई, बस रवाना होने के बाद जब सुनसान जगह में बस पहुंची तो आरोपी शराब के नशे में और महिला के साथ में और थप्पड़ मुक्के से उसने उस पे बरसात कर दी और महिला को घायल कर दिया, जिससे उसके नाक पे भी
काफी चोट आई है और उससे क्या ये आरोपी जानकार है महिला कांस्टेबल का, और कौन, क्या पहचान है इसकी, क्या कोई आपराधिक बैकग्राउंड है इसका? आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, हालांकि ये बताया जा रहा है कि आजकल शराबी है जो सुरेश कुमार है और गांव खासोली का रहने वाला है। महिला कांस्टेबल से पहले से जानकारी है, वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर है, जहां चूरू में चलती बस में एक महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला है, जिसमें जानकारी ये है कि पुलिस ने आरोपी को राउंड अप कर लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां पर झोला छाप डॉक्टर की भेंट एक मासूम बच्ची चढ़ गई और गलत इंजेक्शन लगाने से आरोप है कि बच्चे की मौत हो गई। सनावड़ा की रहने वाली बच्ची बताई जा रही है। एक झोला छाप डॉक्टर पर आरोप है कि इसने बच्ची को गलत इंजेक्शन दिया, जिससे इस बच्ची की मौत हुई। मौत की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। निजी मेडिकल संचालक मौके से जो झोला छाप डॉक्टर है वो फरार हो गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान देथा फोन लाइन पर है। प्रेमदान, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मलेरिया बताया जा रहा था बच्ची को, और उसी समय जो मेडिकल संचालक था उसके द्वारा इंजेक्शन लगाया गया, और परिजनों का जो आरोप है उनका ये कहना है कि इंजेक्शन जो मलेरिया का लगाया गया उसी से बच्ची की तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद में वो पूरे गांव के अंदर हंगामा हो गया और बड़ी संख्या में लोग लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने समझाइश करी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी की अपडेट है कि वहां के जो स्थानीय ग्रामीण है उसकी बच्ची के शव को लेकर के बाड़मेर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और वहां से बाड़मेर मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कल सुबह की स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि लोगों ने लगातार बाड़मेर जिले के अंदर इस तरीके की झोला छाप दौरा की जा रही प्रैक्टिस के दौरान लोगों के ऊपर। लेकिन प्रेमदान, जगह जगह ग्रामीण इलाकों में बाड़मेर के हर तरफ इस तरह के झोला छाप डॉक्टर फैले हुए हैं, लेकिन सीएमएचओ बाड़मेर के क्या उनके संज्ञान में नहीं है? क्या मेडिकल विभाग इस तरह से आंखें मूंदे क्यों बैठा हुआ? कोई कार्रवाई इस तरह के लोगों के खिलाफ क्यों नहीं होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात अहमद मैं बताना चाहूंगा कि सीएमएचओ तक पूरा हफ्ता पहुंचता है इन जो झोला छाप डॉक्टरों का जी, और उसी की वजह से ये लोग कार्रवाई करते हैं, मतलब पूरी की पूरी इलाज करते हैं। और जब मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि ये अभी पिछले 1-1.5 माह की बात करूं तो 3 जो मासूम की है वो जान इस तरीके से इन लोगों की लापरवाही की वजह से जा चुकी है जी। ऐसे में कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से इस तरीके के जो लोग हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। और वो प्रेमदान, एक तरफ सरकार जो है राइट टू हेल्थ की बात कर रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की मंशा के खिलाफ उनकी मंशा पर ही पलीता लगा रहे हैं बाड़मेर के चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का एक सपना है कि हर जो लोग हैं उसको, हर व्यक्ति को इलाज मुफ्त में मिलना चाहिए और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को द्वारा मिलना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस तरीके की झोला छाप जो चिकित्सक है जिले भर के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैकड़ों लोग ऐसे जिले भर के अंदर है जो अपना लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है प्रेमदान, ऐसे झोला छापों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और उल्टा जो है लोगों की सेहत के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं, बच निकलते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चूरू से बड़ी खबर, लाल घंटाघर के पास एक युवक के अपहरण होने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि अपहरण की यह बड़ी वारदात हुई है, जहां आरोप है कि कैंपर में आए 5 लोगों ने पहले मारपीट की, उसके बाद किडनैप कर लिया। रुपयों के लेन देन का फिलहाल ये मामला बताया जा रहा है, लेकिन किडनैप की इस घटना से इलाके में दहशत भी है। बीकानेर के तुलसीराम लालचंद ने धमकी दी थी। धमकी के बाद अरविंद और मोनू का अपहरण कर लिया गया। परिजनों ने कोतवाली थाने में परिवाद किया है। इंतजार परिजन अब ये कर रहे हैं कि कैसे सकुशल बरामदगी उनके बेटे की हो सके और अपहरणकर्ताओं तक पुलिस पहुंचे, लेकिन फिलहाल अभी तक अपहरणकर्ता पुलिस के चंगुल से बाहर है। मेरे
भाई को लाल घंटाघर के पास में से 5-6 लोग उठा के ले गए कैंपर गाड़ी के अंदर, किडनैपिंग कर ली उसकी। और वो स्टेशन रोड की तरफ गई थी गाड़ी, वहाँ पे वो देख रहे थे, उन्होंने बताया घर पे आके मेरे को। 15-20 दिन के पहले भी वो घर पे आए थे, जब मैं भी नहीं था और मेरा भाई भी घर पे नहीं था, तो वो धमकी दे के गए थे पैसों के लेन देन के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि बुधवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। इसे लेकर के भीलवाड़ा के मंदिरों में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और मंदिरों में अन्नकूट को लेकर के सब्जियों और अन्य सामग्री मंगवाई जा चुकी हैं। अन्नकूट महोत्सव में पेच के बालाजी मंदिर में 31,000 किलो अन्नकूट भोग तैयार किया जाएगा। मंदिर में की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर पुजारी आशुतोष शर्मा से खास बात की है हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने, आप भी देखिए। लगभग 5-7 दिन से जोरों पर चल रही है। इसके अंतर्गत मंदिर परिसर में ही गोबर, पीली मिट्टी से बड़ी बड़ी भट्टियां बनाई गई है और प्रसाद शुद्ध के हिसाब से और अधिक मात्रा में बने इस हिसाब से लकड़ी की भट्टियों पर ही प्रसाद का निर्माण किया जाएगा। लगभग 31,000 किलो सब्जी मंदिर में आने की, सब्जी निर्माण के उपरांत 51 कट्टे चावल, 31 किलो चावले का प्रसाद बनाकर भक्तों में पंक्तिबद्ध वितरण किया जाएगा। एवं कोरोना काल की 2 साल के उपरांत ये कार्य हुआ है। संपूर्ण धर्म प्रेमी भक्तों में विशेष उत्साह है। सभी त्योहार भी आनंद से मनाए जा रहे हैं, अत्यंत उत्साह से मनाए जा रहे हैं। इस कारण भीड़ की व्यापक संभावना को देखते हुए संपूर्ण तैयारियां चाक चौबंद की जा रही है। ये थे हमारे साथ महंत आशुतोष जी शर्मा, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद लगभग 2 साल बाद अन्नकूट को धूमधाम से मनाया जा रहा है, जैसे दिवाली मनाई गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सराठी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। अगली खबर कोटा से, जहां पर सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला का शव ले जाने के लिए परिजन घंटों तक भटकते रहे। इस महिला के इलाज के दौरान 2.5 लाख रुपए खर्चने वाले निजी अस्पताल प्रबंधन के मुंह फेरने के बाद सामाजिक संस्था ने हाथ बढ़ाए। महिला का शव उनके गांव तक पहुंचाया गया। आपको बता दें कि बीते 12 अक्टूबर को महिला अपने पति के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर जा रही थी और तभी रास्ते में एक डंपर ने टक्कर मारी। इसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पति ने इधर उधर से पैसों की व्यवस्था की, पत्नी का इलाज करवाया, लेकिन जान नहीं बचा पाए। परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश जताया है। एक परिवारजन में उनकी जो पत्नी है सुल्ताना बाई, उसकी निजी अस्पताल में मौत हो गई और चूंकि इलाज में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग चुका था तो इनके पास अब साधन नहीं था, जैसा हेड साहब ने बताया। और यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर उनकी डेड बॉडी जानी थी, उसके लिए इंतजाम नहीं था। तो अभी हमने ह्यूमन हेल्पलाइन संस्था से की ओर से शव को उनके पैतृक गाँव भेजने का प्रबंध किया है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अगली खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर साहूकारों से परेशान युवक के आत्महत्या मामले में 5 दिन बाद भी शव उठाने को लेकर सहमति नहीं बनी। आरोप है कि ब्याजखोरों की वजह से इसने युवक ने अपनी जान दे दी। गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ग्रामीण और परिजन लगातार जिला चिकित्सालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। जोड़ेकिया गांव निवासी इंद्रसेन ने नहर में कूदकर आत्महत्या की थी। बाकायदा एक सुसाइड नोट में नाम लिखे ब्याजखोरों से परेशान होने की बात कही थी और इन सूदखोरों पर अब कोई कार्रवाई नहीं होने से इलाके के लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। पुलिस से मांग की जा रही है कि कम से कम जिन लोगों के नाम सुसाइड नोट में लिखे गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। साथ वालों से राय मशवरा किया कि हो सकता है कि ये केवल 306 का मामला नहीं होकर 302 का हो, इसलिए उसके पोस्टमार्टम के लिए पूरे गांव की आसपास के सर्व समाज के लोग, जो भी सब लोग यहाँ पधारे, हर व्यक्ति से हमने राय लेके पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं। 306 का प्रकरण दर्ज किया गया है। उसमें मृतक के परिजन व गांव वाले धरने पे बैठे हैं और इसमें बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए वार्ता भी जारी है और गिरफ्तारी के प्रयास अलग से टीमें लगी। तो वहीं राजधानी में जेल विभाग को दीपावली का बड़ा तोहफा मिला है। ये तोहफा किसी और ने नहीं बल्कि जेल में बंद बंदियों ने ही दिया है। कैदियों की ओर से जेल विभाग से चल रहे पेट्रोल पंप पर काम करके महज 1 साल में 4 करोड़ रुपए की कमाई की गई है।
अब जेल विभाग इस रकम को जयपुर जेल के विकास कार्य पर खर्च करेगा। जयपुर में प्रयोग सफल होने पर प्रदेश के चुनिंदा जेलों में जेल विभाग की ओर से पेट्रोल पंप खोलने का फैसला किया गया है। जयपुर के अलावा कोटा, अजमेर, अलवर, भरतपुर में इस तरह के जल्द ही पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। पेट्रोल पंप के दो उद्देश्य हैं खोलने के। एक तो ये कि सबसे पहले तो कि बंदी, क्योंकि जैसे ही जेल से बाहर आता है तो एकदम से उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो एक तो उनको पेट्रोल पंप चलाने का प्रशिक्षण मिल जाए और दूसरा तुरंत रोजगार मिल जाए। तो इसे तो हमने, और उससे जो आय होगी वो जेलों के विकास पर ही खर्च होगी, तो ये एकदम दो काज वाली बात है। उधर करौली के दुर्गोशी घटा इलाके में एक बार फिर से टाइगर के निशान मिले हैं, जिससे लोगों में दहशत है। आपको बता दें कि टाइगर के मूवमेंट की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, छानबीन की गई। काफी देर तक टाइगर को ट्रैक करने की कोशिश होती रही। वन विभाग ने मौके पर 2 कैमरे लगाए हैं। वहीं 10 किलोमीटर आगे 5 कैमरे भी टाइगर के मूवमेंट के रास्ते में लगाए गए हैं। कुछ दिन पहले भी टाइगर ने चरवाहे को यहाँ पर इस इलाके में शिकार बनाया था। हालांकि विभाग की टीम ने पगमार्क के आधार पर जांच शुरू कर दी है। करौली से फोन आया ग्रामीणों का कि दुर्गोशी घटा में टाइगर है कोई। इसकी आईडी तो हम नहीं कर सकते, टाइगर है, पगमार देख ली हमने, है टाइगर, लेकिन इस चीज की पुष्टि नहीं कर सकते कौन सा टाइगर है। टाइगर है लेकिन दुर्गोशी घटा से वापस मूवमेंट वापस गया इसका। टाइगर है, बे सतर्क रहने के लिए कह गए, सतर्क रहने के लिए गए और पगमार देखने के लिए कह गए। हम सुबह से लग रहे हैं पगमार देखते 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 हमें नदी में पगमार पाए। तो वहाँ पे क्या पगमार्क मिले हुए थे, तो मैंने तुरंत ही फॉरेस्ट विभाग में सूचना दी मुनीश जी को, जो हमारे यहाँ रेंजर के पद पर कार्यरत हैं। तो वो आए थे, उन्होंने भी पगमार्क देखे थे, उन्होंने फिर उसको पुष्टि के लिए आगे भेजा था। दीपावली की आतिशबाजी की कीमत आप कैसे चुकाते हैं? अगर इसका सबूत देखना हो तो अपने शहर के AQI के स्तर को देखिए। AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक, और इसके मुताबिक दिवाली के अगले दिन ही प्रदेश के सभी बड़े शहरों का AQI स्तर 2.5 गुना तक बढ़ गया है। जयपुर में ये 100 से बढ़कर के 263 तक पहुंच गया। देखिए आपके अपने शहर की हवा कितनी खराब हो गई है। दिवाली की चमक के बाद अब प्रदूषण की मार। सूर्य मंदिर से सबसे बेहतरीन जयपुर का नज़ारा देखने को मिलता है, जहां पर गणगणेश से लेकर के नाहरगढ़ किला, जयपुर के तमाम बाजार, खास तौर पर आप देखेंगे गलता गेट से लेकर के यहाँ पर सूरजपोल गेट और छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, सरगासूली, तमाम जो इमारतें हैं वो नज़र आ रही हैं। लेकिन दिवाली की रात हुए प्रदूषण और आतिशबाजी से आप देखें कि पूरा शहर गर्दो गुबार के आगोश में है, जिसे स्मॉग कहेंगे। ये धुआं पूरे शहर पर छाया हुआ है। कोरोना की बंदिशों के खात्मे के बाद पिंक सिटी ने जमकर दिवाली मनाई, दिए जलाए और आतिशबाजी की, और इसका परिणाम प्रदूषण के खौफनाक स्तर के रूप में सामने आया। दीपावली की सुबह प्रदूषण का स्तर सामान्य से 2.5 गुना बढ़ गया। जयपुर में AQI स्तर जो कि 100 के करीब था, वो दोपहर तक 263 पर पहुंच गया। यानी जयपुर के लोगों को दिल्ली NCR की तरह सांस लेने के लिए तरसना पड़ रहा है। घूमने के लिए तो जगह बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त देखे कि हम शाम को निकलते हैं तब भी पॉल्यूशन बहुत रहता है, और सुबह भी देखे तो पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से हमें लगा था कि यहाँ पे ओपन प्लेस मिलेगा, अगर पहाड़ों पे यहाँ पे जाएंगे तो खुली आबो होगी। लेकिन अभी जयपुर को देख करके क्या सजेस्ट करेंगे आप? कि ये क्रैकर्स को बैन कर देना चाहिए लास्ट 2 इयर्स की तरह, जैसे दिल्ली में अभी बैन है, और बहुत लोगों को तकलीफ भी होती है इससे। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से प्रदेश के 8 शहरों में 14 खास स्थानों पर गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन वायु प्रदूषण के लाइव आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात सामान्य के मुकाबले बेहद खराब हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की हेल्थ एडवाइजरी पर अमल करना काफी जरूरी है, और अगले 1 सप्ताह तक आम लोगों को आउटडोर एक्टिविटी से बचना चाहिए। ये सिर्फ जयपुर का हाल नहीं है, कमोबेश पूरे राजस्थान में अगर तमाम बड़े शहरों का हाल देखेंगे तो वो यही है। राजस्थान में भिवाड़ी से भी ज्यादा अगर कहीं प्रदूषण रहा है इस बार तो वो जोधपुर में रहा है। वहां पर AQI 300 को पार कर गया है। आपको बता दें कि सिर्फ राजधानी जयपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी बड़े शहरों की हवा खराब है। जोधपुर में AQI स्तर 152 की जगह 331 पर पहुंच गया, तो अजमेर में AQI स्तर 227 तक हो गया है।
उदयपुर का AQI स्तर 113 से बढ़कर 246 तक पहुंचा, तो कोटा का AQI स्तर 180 की जगह 229 है और पाली में ये 132 की जगह 246 पर। तो चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।